गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, जय श्री राधे। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, ठीक है। टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक अकेला नहीं है। एक्चुअली ये टॉपिक आपके और टॉपिक को भी प्रभावित करता है। ये टॉपिक अकेला नहीं है ना? गणित के कई टॉपिक जो है ना वो अकेले नहीं होते, उनका असर दूसरे टॉपिक पे भी पड़ता है। एक का असर जैसे शुगर है, बीमारी डायबिटीज़, डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, वो आपके हर शरीर के हर हिस्से को भी प्रभावित करती है। सेम वैसे ही गणित के भी कई टॉपिक ऐसे होते हैं, अगर वो टॉपिक कमज़ोर रह गए, वो ना समझ में आए या उन्हें समझने में परेशानी हो रही है या कुछ यूँ समझिए कि कांसेप्ट ही नहीं बन रहा। अगर कांसेप्ट नहीं बन रहा है तो फिर वो और चीज़ों को भी प्रभावित करेंगे जहाँ पर ये चीज़ें काम आएँगी। जैसे हमारे कोर्स की बात कर लें, हमारे कोर्स में वेक्टर 3 बार आता है। एक बार तो एज़ ए वेक्टर खुद आएगा, अभी जो आप पढ़ेंगे यहाँ आएगा। एक इसके बाद जब आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, उसमें आएगा। एक इसके बाद जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब आएगा। तो यानी यही एक टॉपिक 3 बार आएगा। ये 3 बार काम में आने वाला है। एक तो खुद अपने आप में काम आने वाला है वेक्टर में, एक वेक्टर कैलकुलस जिसे सदिश कलन कहते हैं, वहाँ काम आने वाला है। एक उसके बाद जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ये उसके बाद तीसरी बार वहाँ काम आने वाला है। यानी कुल मिला के ये 3 जगह। तो अगर वेक्टर समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर समझिए 3 जगह खराब हो गई। एक जगह खराब नहीं बल्कि 3 जगह खराब हो गई क्योंकि तीनों से जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमज़ोरी आपको ज़रूर महसूस होगी बाकी टॉपिक में भी। तो बस ऐसा ना हो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। और गणित के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करते हैं, सबसे पहले होता है उसका एक कांसेप्ट होता है। कांसेप्ट का मतलब एक विचार होता है, एक आइडिया होता है कि वो क्या है? सवाल छोड़िए एक बार, सवालों के पीछे मत भागिए, सवाल बाद में आएँगे। सबसे पहला काम होता है कि वो खुद क्या है? पहले आप क्या से शुरू करते हैं कि भैया ये क्या है? क्यों है? किस लिए है ना? समझिए मेरी बात को। नॉर्मली गलती क्या होती है? गलती ये होती है बच्चे को, बच्चा ये समझना ही नहीं चाहता कि वेक्टर क्या है। वो समझना चाहता है कि जल्दी से 20 सवाल करवा दो, 30 सवाल करवा दो, मैं रट लूँ। फिर उससे क्या होता है कि ज़िंदगी भर वो रटता ही रहता है। अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है रटने का, क्योंकि 20 सवाल रटे, 21वाँ आएगा, फिर वही दुर्गति है। 20 यानी 21वाँ आएगा, फिर मामला अटेगा। 21 पढ़ लेगा, 22वाँ फिर अटकेगा, 22वाँ कर लेगा, 23वाँ फिर अटकेगा, 23 कर लो, 24वाँ अटकेगा। तो कहीं न कहीं वो क्योंकि दिक्कत क्या है? दिक्कत है कांसेप्ट। जब आपका उस चीज़ के बारे में कांसेप्ट ही नहीं है कि वो है क्या? जब आपको यही नहीं पता कि वो है क्या, तो आप कर क्या रहे हैं? ऑब्वियसली बात है आप कुछ नहीं कर रहे, आप सवालों को याद कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी बंदे से पूछे कि वेक्टर क्या है और वो आपको ढंग से ये ना समझा पाए कि वेक्टर क्या है, खुलकर हर सवाल का जवाब वो वेक्टर के बारे में नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाइए कि वो रट के बैठा है। क्योंकि रट के बैठा है तो ही उत्तर नहीं दे पाएगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है गणित का, वो होता है कि जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करें, पहले उसको समझिए कि वो टॉपिक है क्या? वो खुद क्या है? जैसे अवकलन, अवकलन खुद क्या है? अब ये मत बोलिए कि x की पावर 2 का अवकलन 2x होता है। समाकलन x की स्क्वायर का समाकलन x की पावर 3/3, ये फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले हैं। खुद अवकलन क्या है? कौन अवकलन? क्या होता है अवकलन? क्यों करते हैं अवकलन? किस लिए होता है अवकलन? तो सवाल फॉर्मूले मत बताइए। फॉर्मूले मत बताइए कि ये फॉर्मूला है, ये तो मुझे भी पता है। ये तो कोई रट भी सकता है। मेन क्वेश्चन है कि अवकलन खुद क्या है? समाकलन खुद क्या है और क्यों ज़रूरी है? क्यों हम इसे पढ़ें? और क्या पढ़ते हैं और ये क्या कर रहा है और इसका कांसेप्ट क्या है? सेम वही बात है वेक्टर। अब आप मैं पूछूं वेक्टर क्या है और आप मुझे कहो कि आई जे के जो होता है उसको वेक्टर कहते हैं, तो ये रटा हुआ काम है। अगर मैं पूछूं कि वेक्टर क्या होता है और आप कहोगे किताब में लिखा हुआ है कि वे राशियां जिनके पास दिशा होता है, परिमाण होता है, उनको सदिश कहते हैं, ये रटा हुआ है। तो ये रटी हुई चीजें आराम से आप पकड़ सकते हैं कि क्या रट के बैठा है। जब समझने की बात आएगी तब आपको क्लियर समझ में आएगा। हर कंसेप्ट, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, हर कंसेप्ट कोई ना कोई कारण से आया है। बिना कारण से इस धरती पे कुछ नहीं आता। हर चीज के पीछे जरूर कॉज है, कोई ना कोई कारण है और बहुत सुंदर कारण रहा होगा, तभी वो चीज टिक पा रही है। कोई चीज अगर टिक पा रही है तो उसके पीछे कोई बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा होगा, तभी वो टिक रही है। कोई भी टॉपिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, आपको परेशान करने के लिए कोई नहीं बनाया गया। कई बार बच्चे को ये लगता है कि सारी गणित, सारी फिजिक्स, सारी और चीजें सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, मुझे दुख तकलीफ देने के लिए बनाई गई है। नहीं, इतना दूर तक किसी ने नहीं सोचा। इतना दूर तक आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि वो एक बच्चा जन्म लेगा धरती पे और उसको परेशान करना है इसलिए वेक्टर बना दो। तो आप अपने आप को ऑफेंडेड फील ना करें, आपके लिए कुछ नहीं बनाया गया। ऑब्वियसली बात है, बहुत कारगर है, बहुत काम की चीज है, तो बनाई गई है, ना कि आपको देख के या आपको प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया। आपको प्रताड़ित करने के अलग तरीके बहुत है, वेक्टर की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए समझिए पहली बात कि हर कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से आया है, उस कारण को हमें समझना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले आज का जो टारगेट क्लास रहेगी हमारी, मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास खत्म होने से पहले पहले मैं आपको ये फालतू फालतू जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ना करके पहले मैं आपको ये समझाऊं कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर खुद क्या होता है। क्योंकि अगर मैं ये समझाने में फेल हो गया कि वेक्टर क्या होता है, तो फिर आने वाले 5 या 7 दिन, जितने दिन ये टॉपिक चलेगा, आपको बेकार ही होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट नहीं गले उतरा, अगर ये विचार गले नहीं उतरा, तो फिर सवाल होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, और फिर वो जो होगा सो होगा, क्या परिणाम होगा वो तो बात की बात है। तो मेन है कंसेप्ट का ग्रैप होना, समझ में आना कि भैया क्या जरूरी है। आ जाओ शुरू करते हैं। तो नंबर 1 चीज समझिए, सबसे पहली बात, होता क्या चीज है कि अगर इस बोर्ड को देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस बोर्ड को देखिए, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर मैं कोई 2 डॉट बनाऊं, एक डॉट मैंने यहां बनाया, एक बिंदु बनाया, इसका नाम मैंने रख लिया P। ऑब्वियसली बात है ये बोर्ड पर कहीं तो है, इस बोर्ड पर ये पॉइंट कहीं तो है। हाँ है। अगर आप किसी और को ये बताना चाहें कि ये बिंदु इस बोर्ड पर कहां है, तो आप कैसे बताएंगे? ऐसे करके कि वो रहा, वो रहा, वो रहा, है ना? समझे बातों को? वो रहा, वो रहा। क्या ये चीजें, इसे बताने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है ये रहा वो रहा के अलावा? इस बोर्ड पर अगर मैं कोई भी चीज, कहीं भी कोई डॉट बनाता हूं, कोई बिंदु बनाता हूं, तो उस बिंदु को बताने के लिए ये रहा या वो रहा या वो रहा, या उंगली करके मैं किसी को बताऊं, उससे क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? क्या कोई बढ़िया तरीका हो सकता है जिससे ये बताया जा सके कि पी कहाँ रखा हुआ है, ये पॉइंट पी जो है इस बोर्ड पर कहाँ है? कोई नंबरों का तरीका हो सकता है, कोई नंबरों की मदद लेकर कोई तरीका हो सकता है। अच्छा, नंबरों की मदद क्यों? क्योंकि नंबर बड़े आराम से समझ में आते हैं, हमें नंबर बहुत आसानी से समझ में आते हैं। अगर आपकी मम्मी आपसे ये कहे कि जाओ बाजार से चीनी ले आओ, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि कितनी लानी है, क्या लानी है। अगर आपकी मम्मी ये कहे 2 किलो चीनी ले आओ, तो ये चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है कि 2 किलो लानी है। लेकिन अगर ये कहे कि कुछ चीनी ले आओ या थोड़ी चीनी ले आओ, तो ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो विकास हुआ है वो नंबरों के साथ हुआ है, हमें नंबर समझ में आते हैं। अगर कोई बड़ा भाई है या कोई छोटा भाई है, तो उसकी उम्र जो है वो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आती है कि वो 30 का है, 35 का है, 40 का है। तो हमें नंबर समझ में बहुत आते हैं। आज कोई बच्चा फेल हुआ है या कोई बच्चा पास हुआ है, तो हमें फेल पास से ज्यादा उसके नंबर अच्छे समझ में आते हैं। कोई कहता है मैं 70% आया, अब उसे फेल पास बताने की जरूरत नहीं है, वो जब 70% बताएगा तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि पास में भी कौन से दर्जे का पास हुआ है। अगर फेल हुआ है और उसने 10% नंबर बनाया, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि फेल में कौन से दर्जे का फेल हुआ है, और पास हुआ है तो कौन से दर्जे में पास हुआ है, और फेल हुआ तो कौन से। क्योंकि नंबर क्लियर होते हैं, नंबर एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, सारी बातें नंबरों में बड़े आराम से सही से समझ में आ जाती है। अगर मैं ये कहूं कि यहां से अयोध्या बहुत दूर है, ये चीज थोड़ी मुश्किल होगी। बहुत दूर है, अयोध्या भी बहुत दूर है, चीन भी बहुत दूर है। लेकिन ये जो बहुत दूर है, अगर आपने नंबर में बोल दो तो आराम से चीजें समझ में आ जाए कि बहुत दूर का मतलब कितना है। तो हमें नंबर ज्यादा समझ में आते हैं, हर चीज में नंबर समझ में आते हैं, हर छोटी से छोटी बात हमें नंबरों में अच्छे से समझ में आती है। तो चीजों को नंबरों में लिखिए। इसीलिए राशियां जो शब्द आता है, राशि, है ना, क्वांटिटी, क्वांटिटी वो होती है जिसके नंबर होते हैं, जिसको नंबर में व्यक्त किया जाता है। आपका हीमोग्लोबिन 14 है, आपका ये 12 है, आपका ये 13 है, ये 17 है। हम नंबर के आसपास ही पले बड़े हैं, तो हमें नंबर समझ में आते हैं। तो ये बिंदु कहाँ है, अगर इसको नंबरों में बता दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे पास पद्धति है ये बताने के लिए कि ये पॉइंट इस बोर्ड पर कहाँ है, नंबरों की सहायता से। नंबर कैसे देंगे? इस तरीके से। इस बोर्ड को हम 2 लाइनों में बांट लेंगे। एक लाइन जिसका नाम क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक जिसका नाम वर्टिकल लाइन होगा। फिर हम क्या करेंगे, वो कॉर्नर, उस कॉर्नर को मूल बिंदु बना लेंगे। मूल बिंदु मतलब वो बिंदु जहां से आप नापना शुरू करते हैं। जैसे इंच टेप होता है, इंच टेप जहां से शुरू होता है वो 0 होता है ना, वो 0 होता है। तो बस वो 0 बिंदु है हमारा, जहां से हम नापना शुरू करेंगे दूरी को। सबसे पहले हम इधर आएंगे, ये x दूरी कहलाती है। फिर हम इस पे आएंगे, y दूरी। तो जितना हम x चले, मान लीजिए हम 3 चले और फिर हम यहाँ पे 4 चले, तो बिंदु P हो गया 3,4। ये 3,4 क्या है? 3,4 वो 2 नंबर है जो हमें P तक पहुंचने में मदद करेंगे कि P इस बोर्ड पर कहाँ है। ये बोर्ड बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे P भी है, यहाँ पे Q भी है। तो हम P से Q पर पहुंचेंगे कैसे?
पी पे या क्यू पे कैसे पहुंचेंगे? तो नंबर हमारी चीजें, नंबर बहुत आसान काम कर देते हैं। देखिए नंबर बहुत आसान है। आप ये कहोगे गाड़ी, किसी गाड़ी को किराए पे करो, उसे कहोगे भैया बहुत दूर जाना है, क्या वो आपको पैसे बता पाएगा कि कितने रुपए लगेंगे? आप उसे कहो नहीं भैया बहुत दूर जाना है, तो कहेगा भैया नंबर बताओ। जब तक आप उसे नंबर नहीं बताओगे तब तक वो आपको किराया नहीं बता पाएगा। अगर आप यूं बोलते रहे कि बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो इस बात से उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि गाड़ी कितनी दूर जानी है। चाहे आप पूरे दिन झकते रहें, पूरे महीने भर चीखते चिल्लाते रहें, उसे कभी ये समझ में नहीं आएगा कि बहुत दूर का मतलब क्या है। आपको नंबर बताओगे, फिर नंबर बताने के बाद में आपको ना तो ये बताने की जरूरत है कि वो दूर है, ना ये बताने की जरूरत है कि बहुत दूर है, बहुत नजदीक है, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आप नंबर बोल दो, काम खत्म। बंदा अपने आप समझ जाता है। तो नंबरों के साथ हम इतने अच्छे से एडजस्ट हुए हैं कि नंबर बोलने के बाद में आपको कुछ नहीं बोलना पड़ता, बंदा अपने आप समझ जाता है ना? आपको कुछ नहीं बोलना होता। अगर आप ये कहें रोहित शर्मा ने 264 रन मारे, अब आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा कि 264 क्या होता है। तो नंबरों के पास वो ताकत है। नंबरों के पास फिर आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, नंबर सारी बातें खुद अपने आप में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है नंबरों की महिमा। तो अगर पी बिंदु को नंबरों में बताया जाए तो बहुत आसान होगा और हर बच्चा फिर ये कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट रखेंगे जिसको हम मूल बिंदु बोलेंगे। वहां से एक्स आया, इतनी दूरी क्षैतिज पे चले, इतनी दूरी ऊर्ध्वाधर पे चले, तो जितना क्षैतिज पे चले और जितना ऊर्ध्वाधर पे चले वो दोनों दूरियां यहाँ पर हम बता देंगे, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के लिए मैंने मान लीजिए 3,4 दूरी तय की है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले मैं क्षैतिज पे 3 चला, फिर मैं ऊर्ध्वाधर पे 4 चला, अब मैं पॉइंट पी पे पहुंच गया। तो देखो पॉइंट पी पे पहुंचना, अब आप किसी भी बिंदु, अब आपको पी पॉइंट अगर मैं मिटा भी दूं, ये मिटा दूं, तो आपको उंगली करने की जरूरत नहीं है कि उंगली करके वो कहां है। आप बस किसी भी बंदे को ये नंबर पकड़ा दो कि 3,4 पे, पी कहां है, बोला 3,4 पे, अपने आप ढूंढ लेगा। अब मैंने कहा नंबर आने के बाद में चीजें एकदम आसान हो जाती है। एक बार चीजें नंबरों में बदल गई तो लाइफ झींगा लाला, गजब हो जाती है। तो एक बार नंबर बता दो किसी को, झंझट खत्म। इसीलिए देखिए आप लोग, पहले रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, अब हटा के आधार कार्ड आ गया। आधार कार्ड क्या है, नंबर। अब रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल से आधार नंबर ज्यादा बेटर है, क्योंकि आधार नंबर क्लियर है, कोई झंझट नहीं, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कि कौन रामलाल, कौन मोहनलाल, ये वो आपके आधार नंबर में सब आ जाएगा। तो ये है बेटर पोजीशन। नंबर हमेशा चीजों को आसान कर देते हैं, नंबर हर चीज को आसान कर देते हैं। तो गणित में भी हमारी ये एक सोच होती है कि हर चीज को नंबर में बदला जाए, हर चीज को। और आप गौर करेंगे तो पढ़ के देखिए, गणित में हमने हर चीज को नंबरों में कन्वर्ट किया, क्योंकि नंबर आसान है, हमें समझ में आते हैं, समझने में भी आते हैं, समझाने में भी आते हैं, दोनों में काम आसान है। अब आप 3,4 दे दो, अगला बंदा अपने आप समझ जाएगा कि ये पॉइंट का है। ये क्लियर हुआ? तो बोर्ड पे किसी भी बिंदु को बताने के लिए आपको 2 नंबर देने होंगे, 2 नंबर देते ही वो बिंदु पे पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक, तो समझ में आया निर्देशांक क्यों आया? निर्देशांक क्यों आया? अभी समझते जाइए और गौर करिए, सोचिए ज्यादा, जो समझ रहे हैं ना उसके ऊपर विचार करिए। अभी सवालों के पीछे मत भागिए, एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर मैं कहूं सवालों से मुक्त हो जाओगे, फिर सारे सवाल एक जैसे लगने लग जाएंगे। और अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो सवाल सवाल खेलते रहो, चाहे हजारों सवाल निकाल लो, गाड़ी वहीं फंसी रहेगी। तो हर चीज का एक कंसेप्ट होता है, वो नहीं पकड़ में आया तो फिर घूमते रहो। तो निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक का सीधा सीधा अर्थ होता है कि किसी भी बिंदु को बता पाना कि वो बिंदु कहां है, नंबर की भाषा में। नंबर की सहायता से, अंकों की सहायता से, संख्याओं की सहायता से किसी बिंदु की जगह को बताना कि कोई बिंदु कहां है। ये बोर्ड का एग्जाम्पल नहीं है, ये फर्श का एग्जाम्पल भी है, आपके खेत का एग्जाम्पल भी है, ये किसी जमीन, किसी सतह, कोई दीवार, ये सबका एग्जाम्पल है। किसी दीवार पे कोई पॉइंट, कील कहां ठोकनी है, आप 2 नंबरों से बता सकते हो कि कील कहां ठोकनी है। फर्श के ऊपर कोई चीज कहां रखी हुई है, तो आप उसको 3 कोमा अपने 2 नंबर बता के बता सकते हो कि वो चीज उस कमरे में कहां रखी हुई है। तो ये बड़े आसान चीजें हो गई। कोई भी समतल के ऊपर 2 नंबर से आप उस समतल पे वो चीज कहां रखी हुई है उसको बता सकते हैं। बड़ा आसान काम हो गया। ऐसे ही जो पी के होंगे, क्यू के भी कोई ना कोई नंबर होंगे, क्यू भी रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं नंबर होंगे। यानी हर बिंदु को दर्शाने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतर तरीका है निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी बिंदु को दर्शाने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतर तरीका निर्देशांक है। हाँ, नाम आप अपनी मर्जी से जो चाहे रख लो, पी रख लो, क्यू रख लो, आर रख लो, नाम में क्या रखा है, नंबरों में है, महत्व तो नंबरों में है।
नंबर तो महत्व पे, नंबर चेंज नहीं होंगे। इस बिंदु के नंबर हमेशा 3,4 ही रहेंगे। नाम आज आपका पसंद आपने पी रख लिया, कल कोई इसका नाम क्यू रख लेगा, कल कोई इसका नाम आर रख लेगा, कल कोई इसका नाम एम रख लेगा। नाम तो लोग बदल ही सकते हैं। एक अखबार में खबर छपवा दो कि आज से मुझे मोहनलाल के नाम से जाना जाएगा, कल आप मोहनलाल बन जाओगे। तो नाम में क्या रखा है वो तो रोज बदल सकते हैं, लेकिन निर्देशांक फिक्स है, ये नहीं बदल सकते। 3,4 तो 3,4, तो ये हमेशा फिक्स रहेंगे। तो ये हो गया एक अच्छा तरीका, किसी बिंदु को बताने का तरीका हो गया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब भी आप कोई दो बिंदु, ये बात समझ में आ गई निर्देशांक का क्या महत्व है, निर्देशांक क्या है। अगर निर्देशांक ना होते तो आप पी क्यू आर ऐसे ही बोलते रहते, नंबर बोल दिया, अब कोई पी की जरूरत है ना कोई क्यू की जरूरत है, सिर्फ नंबर की जरूरत है। नंबर बता दो, नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेना, जो नाम मन में आए वो रख लेना। नंबर बता दो, हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, बिंदु कहाँ है ये पता चल जाएगा। अच्छा, नंबरों की और भी महिमा है। एक बार कोई चीज नंबर में कन्वर्ट हो गई, एक बार कोई चीज नंबर में कन्वर्ट हो गई तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप स्कूल में, आपने गौर किया होगा, जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के जब पहले कुछ दिन होते हैं शुरुआत के, तब आप नाम वाइज जाने जाते हैं। आपका नाम होता है राम, श्याम, मोहन, विजय। अटेंडेंस भी ऐसी आती है, राम, श्याम, मोहन, विजय आती है। फिर क्यों अचानक वो आपको रोल नंबर में चेंज कर देते हैं? कभी गौर किया आपने, जब आप स्कूल में होते हैं तो वो आपके नामों को रोल नंबर में क्यों चेंज करते हैं? नाम में क्यों नहीं चलने देते? वो कंटिन्यू नाम में क्यों नहीं चलता, राम, श्याम, मोहन चलने दो, रोल नंबर में क्यों कन्वर्ट करते हैं वो आप लोगों को? कुछ समझ में आया? आप करते आ रहे हैं, सदियों से आप करते आ रहे हैं। सदियों से हर स्कूल में, हर क्लास में ऐसा होता है कि जब एडमिशन होते हैं शुरुआत में, तब वो नाम से जाने जाते हैं और फिर कुछ दिन, 10 या 15 दिन बाद सब नंबर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? राम में क्या बुराई थी? राम को रोल नंबर 2 क्यों बना दिया गया? श्याम को रोल नंबर 5 क्यों बना दिया गया? समझ में आया? क्यों नाम से रोल नंबर बना दिए जाते हैं? और बच्चे को क्यों परेशानी नहीं है? बच्चा क्यों खुश होता है रोल नंबर बनने के बाद? जब तक उसका नाम चल रहा होता है, वो भी परेशान होता है। जिस दिन वो रोल नंबर बन जाता है, वो खुश हो जाता है। क्योंकि रोल नंबर बनने के बाद उसे पता होता है कि उसका स्थान कहाँ है, उससे आगे कितने लोग हैं, उसके पीछे कितने लोग हैं, कौन उसके आगे आएगा, कौन उसके पीछे आएगा, उसका जो दूसरा दोस्त है, उस दोस्त और उसके बीच में कितने लोग और बैठते हैं। हर बात क्लियर हो जाएगी एक बार नंबर में कन्वर्ट होने के बाद। एक बार नंबर बनने के बाद उसे पूरी क्लास साफ दिखेगी कि कौन सा बंदा मेरे किस तरफ बैठेगा, कौन सा बंदा मेरे आगे आएगा और कौन सा मेरे पीछे आएगा, मेरे जस्ट आगे कौन आएगा और मेरे जस्ट पीछे कौन आएगा। और जब अटेंडेंस होगी, जब अटेंडेंस होगी तो मुझे पता होगा कि अब मेरा अगर रोल नंबर 40 है तो मैं शांति से और बच्चों के पेन चुबा सकता हूँ, क्योंकि मेरा नंबर 40 है। तो जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक मैं और लोगों के पेन चुबा सकता हूँ या किसी को तंग कर सकता हूँ, क्योंकि 40 बहुत दूर है। और अगर मेरा रोल नंबर 5 है तो मुझे पता है अभी आने वाला ही है, फटाफट अटेंड हो जाता हूँ, नाम निकल जाएगा। अगर आपका नाम वाइज होता है तो आपको पता ही नहीं होता, अचानक कभी भी अटेंडेंस आ सकती है, अचानक ही कभी अचानक आपका नाम आ सकता है, तो आप परेशान। एक बार रोल नंबर बनने के बाद परफेक्ट। अच्छा, रोल नंबर बनने के बाद एक कमाल की बात, हर नंबर यूनिक होता है, हर नंबर इकलौता होता है, हर नंबर इकलौता होता है। तो अगर क्लास में 5 रामलाल है, रामलाल 5 हो सकते हैं, रोल नंबर 5 नहीं हो सकते। हर किसी का एक ही रोल नंबर होगा। 5 रामलाल हो सकते हैं, लेकिन पांचों रामलाल, 5 रामलाल हो सकते हैं, लेकिन नाम वाइज रामलाल 5 हो सकते हैं, रोल नंबर वाइज 5 नहीं हो सकते। रोल नंबर हर रामलाल का अलग होगा, तो रामलाल भी खुश, वरना पांचों रामलाल दुखी, पांचों रामलाल दुखी। अटेंडेंस बोली रामलाल, पांचों खड़े हो गए, पता नहीं किसका नाम, कौन से रामलाल को बुला रहे। रोल नंबर फिक्स हो गया कि पहले वाले का रोल नंबर 2 है, दूसरे का 3 है, तो रामलाल भी खुश, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं रोल नंबर 3 वाला रामलाल, मैं रोल नंबर 4 वाला रामलाल, झंझट खत्म, वो भी खुश। तो समझिए नंबरों में कितनी पावर है। ये नंबर की पावर आप बचपन से यूज करते आए, नंबर की पावर को आप बचपन से यूज करते हैं, स्कूलों में आपने यूज की है। ये परफेक्ट चीज है कि नंबर में बदलने के बाद, देखो आपके घर वालों ने इतने सुंदर नाम निकाले, स्कूल वाले आपके नाम रोल नंबर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि रोल नंबर बेटर है। और यही चीज सरकार ने भी समझी है। आधार कार्ड क्या है? नाम से बेटर रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर बन गया एक बार तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है ना। रामलाल अच्छा है ना, मोहन अच्छा है, विजय अच्छा है, विनोद अच्छा है, लेकिन ये पुकारने के लिए अच्छा है, बाकी नंबर वाइज बेटर है। तो यही वो चीज है कि नंबरों में अगर एक बार चीज कन्वर्ट हो गई तो उसे हल करना, समझना, उसको और आगे ले जाना, सब कुछ आसान हो जाता है, सारी चीजें करना आसान हो जाता है। यह है नंबरों की महिमा। चीजें नंबरों में बदलने के बाद में काम में लेनी आसान हो जाती है। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं, यहां तक सब ठीक था, यहां तक बढ़िया था। बोर्ड पे कोई बिंदु कहाँ है उसको बताना आसान हो गया नंबरों की सहायता से, और इन नंबरों को निर्देशांक कहते हैं। अब एक चैलेंज और आ गया, अब जो ये निर्देशांक होते हैं इसको ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन नंबरों को हम क्या क्या, इन नंबरों के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अब नंबर तो बना लिए, पी को नंबर बना लिए, नंबर बनाने के बाद इन नंबरों के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, इनका कैसे कैसे काम में ले सकते हैं, कैसे कैसे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस पूरी गणित को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट बना लिए और कोऑर्डिनेट की सहायता से पढ़ाई करना, उनका अध्ययन करना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। आप जो टॉपिक पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, बस वो इसी टॉपिक के बारे में है। एक बिंदु के निर्देशांक बना दिए और निर्देशांकों को, अब पी बिंदु के भी निर्देशांक है, क्यू के भी निर्देशांक है, तो इन निर्देशांकों से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं। पी के निर्देशांक मान लो 3,4 है, क्यू के निर्देशांक 7,11 है। तो अब ये जो निर्देशांक है इनकी मदद से आप क्या क्या मुझे बता सकते हैं, कौन कौन सी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं इनके बारे में। पी के निर्देशांक मैंने बता दिए, क्यू के बता दिए, इन दो निर्देशांक से मुझे आप क्या क्या बता सकते हैं, इन निर्देशांक को आप कैसे कैसे काम में ले सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं नया नया ताजा ताजा। तो ये सब कुछ निर्देशांक ज्यामिति में कवर होता है। हमारी गणित की ब्रांच है निर्देशांक ज्यामिति, जो इसी के बारे में अध्ययन करती है। 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, बस यही फर्क है। 2D ज्योमेट्री समतल की है, एक कागज के ऊपर जब आप करते हैं उसको 2D कहते हैं, और पूरी हवा में करते हैं तो उसको 3D कहते हैं। 3D, 2D एंड 3D। 3D में एक और जुड़ जाएगा, 3D में एक और जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बिंदु बोर्ड पर ना होकर थोड़ा सा आगे होता, यहां होता मेरे अंगूठे पे, तो क्या होता, अब आपको 3 चलना पड़ता, गौर करना, 1 2, और फिर बोर्ड से मेरी उंगली तक आना पड़ता, तो 3 हो गए। 1 एक्स की तरफ, 2 वाई की तरफ, 3 बोर्ड से आगे आना पड़ता, क्योंकि बिंदु बोर्ड पर नहीं है, बिंदु बोर्ड पर नहीं है, बोर्ड से आगे है। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे जहां मैंने पकड़ रखा है, ये यहाँ पे। तो यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई, फिर बोर्ड से आगे आना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए, जेड। तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे। अगर आकाश में किसी चीज को पकड़ना है तो 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे, जमीन पे बताना है तो 2 लगेंगे। तो ये 2 ब्रांचेस बन जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, 2D और 3D। 2 डायमेंशन का मतलब है आप कागज की ही पढ़ाई करेंगे, 3D का मतलब आप आकाश की पढ़ाई करेंगे, कागज की और आकाश की। 2D एंड 3D ज्योमेट्री। यहां तक सब सही है, यहां तक बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो ये बन गया हमारा बिंदु, नंबर में चेंज हो गया, जिसको निर्देशांक कहते हैं। बिंदु का आधार कार्ड बन गया, सरल भाषा में बोलूं तो बिंदु का आधार कार्ड बन गया। अब बिंदु निर्देशांक बन गया, एक नंबर बन गया, और उन नंबरों से हम बहुत कुछ आगे निकालेंगे। नंबरों की तो महिमा ही अलग है, एक बार चीजें नंबर में तो चेंज होने दो, फिर कमाल ही कमाल करेंगी वो, तो वो बाद में करेंगे, 2D 3D में पढ़ेंगे। अब चलते हैं मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं P और Q को मिला दूं, अगर मैं P और Q को मिला दूं, ये रहा P पॉइंट, ये रहा Q पॉइंट, अगर मैं P को Q से मिलाता हूं, तो मिलाने के बाद आप एक चीज और गौर करेंगे, एक और चीज है जो कमाल है, वो है दिशा। दिशा, डायरेक्शन। ये देखो, क्योंकि एक रेखाखंड बन गया, और एक रेखाखंड बनते ही एक टुकड़ा, एक लाइन बन गई, लाइन के पास दिशा होती है, बिंदु के पास दिशा नहीं होती। क्या बता सकते हैं ये बिंदु कहां जा रहा है, क्या बता सकते हैं कि ये बिंदु कहां जा रहा है। सविता, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ज्यादा जल्दी है रिकॉर्डिंग देखो, ज्यादा जल्दी है रिकॉर्डिंग देखो, है ना। लाइव में आओगे टाइम लगेगा, है ना, लाइव में आओगे टाइम लगेगा, लाइव में आपको पूरा समझना पड़ेगा, वरना रिकॉर्डिंग देखिएगा। जिनको भी जल्दी करना है, फास्ट ट्रैक है, जिनके पास समय की कमी है, वो रिकॉर्डिंग के साथ जाइए। मैंने पहले कहा लाइव में टाइम लगता है, लाइव में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, सारा समझना पड़ता है। रिकॉर्डिंग में आपकी मर्जी आए, आप 5 मिनट में खत्म करिए, 2 मिनट में खत्म करिए। लाइव अपने हिसाब से चलता है, रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। वहां आप दुगनी स्पीड से देखिए, स्किप करके देखिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा देखिए। तो अपने हिसाब से आप वहां चुन सकते हैं, लाइव में तो आपको मेरे हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ वापस से, ये रहा पॉइंट। क्या इस पॉइंट के पास कोई दिशा है, बोला नहीं, क्या दिशा है, तो बिंदु है, कोई दिशा नहीं है इसके पास। दिशा हमेशा रेखा के पास होती है, हर रेखा किसी न किसी तरफ तो जाती है। अगर आप इसके ऊपर चलोगे तो किधर तो जा रहे हो, कोई तो डायरेक्शन है आपकी। हर रेखा की एक दिशा होती है, हर रेखा की एक दिशा होती है। मैं अगर कोई भी रेखा खींचू, ये देखो, चाहे ये खींचू, 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 और गौर करो,
हर रेखा किसी ना किसी दिशा में जा रही है, हर रेखा कोई ना कोई दिशा में जा रही है, जा रही है नहीं जा रही? गौर करो, कोई भी लाइन का टुकड़ा खींच के देखो, वो किसी ना किसी तरफ तो जा रही है। देखो और खींच लो, और अनगिनत, आप अनगिनत लाइनें खींचिए, हर लाइन किधर ना किधर तो जाएगी जाएगी जाएगी, यानी हर रेखा की दिशा होती है। दिशा की भी, हर लाइन की एक दिशा होती है, बिंदु की दिशा नहीं होती, बिंदु की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसकी दिशा होती है। अब बिंदुओं को आपने नंबर दे दिए, अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जब बिंदुओं को नंबर दे दिए तो हर दिशा को भी तो नंबर दीजिए, इनके भी तो आधार कार्ड बनने चाहिए, इनके भी तो आधार कार्ड बनने चाहिए। हर बिंदु के आधार कार्ड आपने बना दिए, तो दिशा के आधार कार्ड, इनके भी तो नंबर होने चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि ये दो दिशाएं सेम है या अलग अलग है। अगर नंबर होंगे तो मैं पता कर पाऊंगा कि ये वाली दिशा और ये वाली दिशा अलग अलग है या सेम है, और अलग अलग है तो कितनी अलग अलग है, अलग अलग है तो कितनी अलग अलग है। अगर दिशा भी नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो, जैसे स्कूल में आप नंबर में चेंज हो गए, यहां हमने बिंदु को नंबरों में चेंज कर लिया, तो दिशा के भी तो नंबर्स होने चाहिए। तो कमाल की बात है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। अगर दिशा के नंबर हो जाएंगे, हर दिशा के एक नंबर होने चाहिए, जैसे इस दिशा के अपने नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं आधार कार्ड बना रहे हैं, इस दिशा का एक आधार कार्ड होना चाहिए, इस दिशा का, इस दिशा का, इस दिशा का, जितनी भी दिशाएं हैं हर दिशा का एक नंबर होना चाहिए। जिससे अभी मैं दिशा बोल रहा हूं, हर दिशा का एक नंबर होना चाहिए, जैसे हर बिंदु का एक नंबर है वैसे ही हर दिशा का एक नंबर होना चाहिए। कैसा लगा ये आइडिया? बोले तो कमाल का आइडिया, हर दिशा के नंबर होंगे, तब नंबर होंगे तो हम ये पता कर पाएंगे, अगर नंबर होंगे तो हम पता कर पाएंगे कि ये दिशा और वो दिशा, कोई और दो दिशाएं सेम है या अलग अलग है। अलग है तो कितनी अलग अलग है, अलग अलग है तो कितनी अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, सेम है तो ठीक है, सेम नहीं है अलग अलग है तो कितनी अलग अलग है, मतलब कितनी एक दूसरे पे झुकी हुई है, ये पता चल जाएगा। तो आइडिया आया कि दिशा के भी अंक होने चाहिए, दिशा के भी नंबर होने चाहिए, और दिशा के नंबर के आइडिया को सदिश कहते हैं। इसी आइडिया का नाम सदिश है। सदिश, दिशा का आधार कार्ड, दिशा का आधार कार्ड। जैसे एक बिंदु का आधार कार्ड होता है, वैसे हर दिशा का भी एक आधार कार्ड होता है। अब हर दिशा को हम नंबर देंगे, हर लाइन की एक नंबर होगा, हर, जैसे हर बिंदु का एक नंबर होता है वैसे हर दिशा का भी एक नंबर होता है ना। यही बस शानदार आइडिया है जिसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जब भी कोई बिंदु होता है, जब भी कोई बिंदु होता है, मान लो ए कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के कोई नंबर होते हैं। ये नंबर क्या बताते हैं कि ये कहां है, ये नंबर बताते हैं कि ये कहां है। ऐसे ही हर दिशा के भी नंबर होंगे और हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। चिन्ह का थोड़ा सा फर्क है, गौर करना। ये देखो, अब ये नंबर बनेंगे कैसे ये सीखना है। ये नंबर कैसे बनेंगे, जैसे एक्स वाई जेड वाले नंबर तो आपको बनाने आ गए। किसी बिंदु के नंबर बनाना कितना आसान है, मूल बिंदु पकड़िए, मूल बिंदु से एक्स चलिए, वाई चलिए, जेड चलिए, उस बिंदु पे पहुंच जाओगे, ये एक्स वाई जेड उसके नंबर हो गए। तो बिंदु के नंबर बनाना आसान है, दिशा के भी नंबर बनाना आसान है। दिशा के नंबर कैसे बनते हैं, यही पूरा का पूरा सदिश है। सदिश में आप किसी दिशा को नंबरों में बदलना, फिर उन नंबरों की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं, यही सब सदिश में पढ़ा जाता है। तो जब भी कोई सदिश लिखा हुआ होता है, जब भी मैं कहता हूं कि ये एक सदिश है, तो समझ जाओ कि वो जो नंबर है ना, वो आई जे के जिसको आप बोलते हैं, वो उसके आधार नंबर है, आधार नंबर है वो उसके। फिर से मेरी बात सुनिए, जब भी आप कुछ को सदिश बोलते हैं, जब आप लिखते हैं ना कि 2i + 3j + 5k, ये 2i 3j 5k नहीं है, ये उसके आधार कार्ड के नंबर है, 2 3 5। अब कोई और सदिश अगर वो भी 2 3 5 है, इसका मतलब दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। अगर यही नंबर किसी और के मिल गए आपको, जो नंबर आपके इस सदिश के हैं, अगर वही नंबर किसी और सदिश में मिल गए, तो समझ जाओ दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों के दिशा के नंबर सेम है, इसका मतलब दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। अगर दोनों की दिशा में अंतर है, इसके नंबर अलग है, इसके नंबर अलग है, इसका मतलब दोनों काटेंगे, आड़े टेढ़े जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कंसेप्ट है, दिशा को भी नंबर देना। बिंदु को नंबर दे दिए, निर्देशांक ज्यामिति यही काम करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बिंदु को नंबर देती है
और सदिश क्या करते हैं, दिशा को नंबर देते हैं। दोनों में ही आप एक ही आइडिया अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं। एक निर्देशांक ज्यामिति में आप बिंदुओं को नंबर दे रहे हैं और सदिशों में आप क्या कर रहे हैं, सदिशों में आप क्या कर रहे हैं, किसी दिशा को नंबर दे रहे हैं। तो बिंदु को अंक देना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, दिशा को अंक देना सदिश कहलाता है। अब नंबर कैसे दिए जाते हैं वो आ जाओ। अब दिशा को नंबर कैसे दिए जाते हैं वो समझो। अब ये नंबर को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ, अब इसको आइडिया को समझना। एक बार नंबर बनाने वाले आइडिया को पकड़ लो कि नंबर बनाने वाला आइडिया कैसे बनता है। बिंदु और सदिश में पहला फर्क ये होता है, बिंदु एक होता है, सदिश दो बिंदुओं से मिलकर बनता है, क्योंकि दिशा हमेशा दो बिंदुओं से मिलकर ही बनेगी। दिशा कभी भी एक बिंदु से नहीं बन सकती। हाँ, बिंदु एक बिंदु से बनता है, लेकिन सदिश हमेशा दो बिंदुओं से बनता है। सदिश सदैव दो बिंदुओं से बनता है। क्योंकि दिशा है ना, दिशा एक बिंदु से कैसे बन सकती है, एक बिंदु से दिशा बन ही नहीं सकती। एक बिंदु से बिंदु जरूर बन सकता है, एक बिंदु से बिंदु जरूर बन सकता है, लेकिन एक बिंदु से दिशा नहीं बन सकती। तो जब भी आप सदिश बनाए तो इसका मतलब ये होता है कि निश्चित तौर पे दो बिंदु रहे होंगे, दो बिंदु रहे होंगे तभी दिशा बनी होगी, है ना। दिशा कभी भी एक बिंदु से तो बन ही नहीं सकती। दिशा बनी होगी तो दो बिंदु से बनी होगी। तो एक बिंदु का नाम ए ले लेते हैं, एक बिंदु का नाम बी ले लेते हैं। एक बिंदु का नाम ए ले लेते हैं, एक बिंदु का नाम बी ले लेते हैं। अब ए को बी से मिलाया गया। अब दिशा में भी दो दिशाएं हो सकती है कि भैया आप ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं, क्योंकि दिशा देखो दो है, ये भी दो है। जैसे हमारा उत्तर और दक्षिण होता है, उत्तर का मतलब ये हो गया, अगर ये उत्तर है दक्षिण ही होगा। लाइन तो एक ही है, एक ही लाइन दो तरीके से जाती है, जैसे सीढ़ियां ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, तो वो दो हो गए ना, काउंट तो दो माने जाएंगे। ऊपर चढ़ना अलग बात है, नीचे उतरना अलग बात है, दोनों अलग अलग है, दोनों दिशा का अंतर है। तो यहाँ पे भी आप किधर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तब आप इसे लिखेंगे ए, पहले ए से शुरू किया और बी जा रहा हूं, और इस पे एरो का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा, ये एरो का चिन्ह क्यों लगाया जाता है, खाली अगर आप ए बी लिखते हैं, अगर आप ए से बी लिखते हैं तो इसका मतलब है आप दिशा में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लंबाई में इंटरेस्टेड है, आप सिर्फ लंबाई की बात करते हैं। याद करिए, जो 10वीं क्लास में आप पढ़ते हैं तो आप कभी भी सदिश का चिन्ह नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उस समय आपको सदिश से कोई लेना देना नहीं होता, उस समय आप लंबाई से लेना देना होता है कि भाई ए बी 5 सेंटीमीटर है। 10वीं में यही सवाल आते हैं, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए बी 7 सेंटीमीटर है, तो आपको लंबाई में इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप कोई सदिश नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये ए बी की लंबाई का जिक्र हो रहा है, ये उस रेखाखंड की लंबाई का जिक्र हो रहा है। लेकिन आप सदिश लगाएंगे इसके ऊपर तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप दिशा में इंटरेस्टेड हैं, आप दिशा में इंटरेस्टेड हैं, आप ए को बी से मिलाने पर जो दिशा बनी है उस दिशा में इंटरेस्टेड है। बात समझ में, दोनों फर्क क्या है। अगर आप खाली ए बी लिखते हैं और सदिश ए बी लिखते हैं, दोनों में क्या अंतर है। खाली ए बी लिखेंगे इसका मतलब आप लंबाई पूछ रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं ए बी, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ ए से बी तक की लंबाई कितनी है, तो मैं उत्तर लंबाई में ही दूंगा कि भाई 5 सेंटीमीटर है। लेकिन आप ये कह रहे हैं ए बी, फिर ऊपर लगाते हैं सदिश, इसका मतलब आप दिशा में इंटरेस्टेड है, आप उसकी दिशा जानना चाहते हैं, उस दिशा के नंबर जानना चाहते हैं, क्या इस दिशा के नंबर क्या है। दोनों में फर्क समझ में आया। एक जब खाली ए बी लिखेंगे, ये 10वीं क्लास तक आप याद रखिए खाली ए बी लिखते थे। 10वीं क्लास तक ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, उसमें खाली ए बी, बी सी, ए डी, ए सी, बी डी, सी डी सब लिखते हैं, कभी एरो नहीं लगाते। और बराबर में क्या लिखते हैं, ए बी, बी सी, सी डी के बराबर में क्या लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस समय आपका आइडिया होता है लंबाई का, आप लंबाई के बारे में बात कर रहे हो, अभी भी वो लंबाई है। लेकिन अगर आप ऊपर एरो लगा दोगे तो फिर इसका अर्थ बदल जाएगा कि अब आप किस में इंटरेस्टेड है, दिशा में। अब आज आपके दिशा के नंबर जानना चाहते हैं कि इस दिशा के क्या नंबर है, नंबर बताइए। डन, बात समझ में आया। अब अगर लिखने का मतलब ये हुआ कि अब आप दिशा जानना चाहते हैं। डन।
अच्छा, जब भी दो बिंदु होंगे इसकी दो दिशाएं बनेंगी, एक बनेगी ए से बी की तरफ, एक बनेगी बी से ए की तरफ, क्योंकि वापस भी तो आ सकते हैं। ये बनेगी बी से ए की तरफ, ए से बी, बी से ए से बी, बी से। अच्छा, जब लंबाई का आइडिया होता है उस समय हमें पता है कि चाहे ए से बी की लंबाई ले लो चाहे बी से ए की लंबाई ले लो, लंबाई वाइज तो बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो कोई फर्क नहीं होता। लंबाई के कंसेप्ट में तो ए से बी बोलो चाहे बी से ए बोलो, लंबाई तो बराबर ही होती है। कोई यहां से ए स्थान से बी स्थान जा रहा है तो वो लंबाई वापस बी से ए आएगा, वही लंबाई वापस आनी है, तो वही दूरियां रहनी है, तो दूरियों में तो कोई फर्क नहीं आता। हाँ, दिशा में तो फर्क आएगा, क्योंकि एक टाइम आप जा रहे हैं, एक टाइम आप वापस आ रहे हैं, एक बार आप जा रहे हैं, एक बार आप आ रहे हैं, फर्क तो है। तो यहां हम क्या करेंगे, अब यहां पर आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, अब आप बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें अंतर है। क्या अंतर है? ये अलग दिशा है, ये अलग दिशा है, एक दूसरे की उल्टी दिशा है। तो अब बराबर ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, ए बी, फिर माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, जिसका मतलब होगा उल्टी दिशा, माइनस का मतलब होगा उल्टी दिशा। ए बी और बी ए में, ए बी बी ए की उल्टी दिशा में है, आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस क्या हुआ, अगर लंबाई की बात करता तो मैं, कोई फर्क नहीं है, ए बी बराबर बी ए, लंबाई वाइज बराबर है दोनों, लंबाई के आधार पे ए बी और बी ए बराबर है। लेकिन दिशा की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऊपर एरो लगाया है, एरो लगाया मतलब दिशा लगाई है, दिशा में तो फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? उल्टा है, अंतर है। तो ये माइनस का चिन्ह जो आया है यहाँ पे, ये क्या समझा रहा है कि जो भी आपके ए बी की दिशा है और जो भी बी ए की दिशा है, उन दोनों में माइनस का अंतर है। माइनस मतलब उल्टा, उल्टा हो गया, उल्टी दिशा हो गई। तो ये माइनस दर्शाता है उल्टी दिशा को, अपोजिट डायरेक्शन को। परफेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा, भाग 2, नंबर कैसे दिए जाते हैं, दिशा को नंबर कैसे दिए जाते हैं, दिशा के अंक। दिशा के अंक कैसे बनाए जाते हैं। मान लो ये आपके कोई दो बिंदु है, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है। मैं एक बार द्विवी में ले रहा हूं, मतलब बोर्ड पे ले रहा हूं, फिर द्विवी में को बढ़ा के आगे त्रिवी में कर दूंगा। ये निर्देशांक हो गए। इसके निर्देशांक, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, जिसका मतलब हुआ कि P बिंदु तक पहुंचने के लिए, P बिंदु तक जाने के लिए मुझे x एक्स पे x1 दूरी तय करनी पड़ेगी, यहां तक x1 दूरी तय करनी पड़ेगी, यहां तक y1 दूरी तय करनी पड़ेगी। ऐसे ही मुझे इस बिंदु तक जाने के लिए, Q बिंदु जो है वहां तक जाने के लिए x2 दूरी तय करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में ऊर्ध्वाधर y2 दूरी तय करनी पड़ेगी। ये दूरी तय करके मैं मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु है वहां से मैं P पर और Q पर पहुंच जाऊंगा, है ना। ये तो हो गया बिंदु के निर्देशांक, P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक। अब मैं अगर P और Q को मिलाता हूं तो एक दिशा बनेगी, P और Q को मिलाने से एक डायरेक्शन बनेगी। इस डायरेक्शन के क्या नंबर होंगे? P के नंबर हो गए, Q के नंबर हो गए, डायरेक्शन के नंबर क्या होंगे? ये कैसे दिए जाएंगे? P के नंबर x1 y1, Q के नंबर x2 y2, बिंदु के नंबर हो गए। लेकिन P और Q को मिलाने से जो दिशा बनी है इसके नंबर, तो इसके नंबर देने के लिए हम तरीका अपनाएंगे कि हम प्रक्षेप डालेंगे, प्रक्षेप, परछाइयां। अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं, ऊपर से प्रकाश डालूं, तो प्रकाश डालते ही क्या होगा, इस लाइन की परछाई बनेगी, बनेगी, स्वाभाविक बात है। अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं तो इस पिंक वाली लाइट की परछाई ये बनेगी, इस पिंक वाली लाइट की परछाई, ऊपर से लाइट डालूं, लाइट डालते ही क्या होगा, परछाई बनेगी। ये हो गया प्रक्षेप। परछाई को प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहते हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्शन हुआ कितना, यहां तक x2 है, यहां तक x1 है, तो बीच का कितना बचा, x2 माइनस x1, ये हो गया प्रक्षेप।
x2 माइनस x1, इसे कहते हैं एक्स एक्स पर प्रक्षेप। ऐसे ही अगर मैं लाइट की दिशा चेंज कर दूं और लाइट इधर से आने दूं, यहां से लाइट डालूं, इधर से लाइट डालूं, टॉर्च लेके खड़ा हो जाऊं, यहां से लाइट डालूं, तो पिंक वाले की परछाई यहां बनेगी, पिंक वाले की परछाई यहां बनेगी। इधर से लाइट आने दूं तो परछाई ये बनेगी, कितनी बनेगी, ये y2 है, इतनी y1 है, तो ये बची y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y। ये जो दो नंबर है, ये जो प्रक्षेप है, परछाई है, यही नंबर दिशा के नंबर कहलाएंगे। पी क्यू सदिश यही होगा, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1, ये सदिश कहलाएंगे। इसी को आप सदिश बोलेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। जो आपकी रेखा है, जो आपकी दिशा है, जो आपका सदिश है, उस सदिश के x एक्स पर परछाई, y एक्स पर परछाई, और अगर z होता तो z एक्स पर परछाइयां। ये जो परछाइयां है, ये जो 3 नंबर परछाइयों के बनेंगे, इन तीनों नंबर को सदिश का नंबर कहा जाएगा, इसे सदिश कहा जाएगा, ये है सदिश। तो इसका मतलब फिर अब बात समझ में आती है, देखो इसका मतलब अगर पी क्यू कोई सदिश है और उसके उस सदिश 2i 3j 5k है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्स पर जो परछाई डाली गई है वो 2 है, वाई एक्स पर 3 है, और जो जेड एक्स है उस पर 5 है। ये वो उसका परछाइयों का नंबर है, परछाई के नंबर है जो उसके डाले गए, है ना। अभी 3D में दिखाना तो आसान नहीं है क्योंकि 3D तो बड़ा हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। मैं 2D को दिखा रहा हूं सिर्फ कि अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं, अब ये पेन है, इस पेन पे अगर आप लाइट डालेंगे तो परछाई टेढ़ी थोड़ी आएगी, परछाई तो सीधी आएगी ना, परछाई तो सीधी आती है। आप टेढ़े खड़े हो चाहे सीधे खड़े हो, परछाई यूं थोड़ी आती है। अगर आप ये परछाई फर्श पे उतारेंगे तो इसकी परछाई तो सीधी आएगी, यही आएगी। यहां से इस कोने तक की जो परछाई है ये बनेगी। इधर से लाइट डालेंगे तो ये परछाई बनेगी। तो जो भी आपका सदिश है, उस सदिश के ऊपर एक्स एक्स से लाइट डालेंगे तो जो एक्स एक्स पे परछाई बनेगी उसको प्रक्षेप कहते हैं, एक्स एक्स का प्रक्षेप, वाई एक्स का प्रक्षेप, और ऐसे ही जेड एक्स पे परछाई पड़ेगी तो जेड एक्स का प्रक्षेप। ये जो तीनों प्रक्षेप होते हैं, इन्हीं को सदिश का नंबर कहा जाता है, सदिश के अंक कहा जाता है। इन्हें और भाषा में, सरल भाषा में नॉर्मली घटक कहा जाता है, घटक, है ना, घटक, टुकड़े, सदिश के टुकड़े हो गए ये सदिश का पहला टुकड़ा हो गया। जैसे निर्देशांक होते हैं ना, किसी बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु का एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, वैसे ही सदिशों में भी इसका एक्स घटक, इसका वाई घटक, और अगर एक जेड हो रहा है तो इसका जेड घटक, एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक, ये आपके सदिश कहलाते हैं। अगर मैं इसे 3V में मैं चेंज कर दूं, तो 3V में आपका ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये सदिश कहलाता है। क्लियर है ये बात? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कंसेप्ट ऐड करते हैं आई जे के का। ये आई जे के क्या है? आई जे के क्या है? अभी तक हम सदिश को क्या कर रहे थे, सदिश को लिखने का जो हम तरीका अपना रहे थे, पी क्यू सदिश है और उसे ऐसे लिख रहे थे, उसका एक्स एक्स पर प्रक्षेप, उसका वाई एक्स पर प्रक्षेप, उसका जेड एक्स पर प्रक्षेप, ये उसकी परछाइयां हो गई। ये उनकी परछाइयां, 3 परछाइयां, एक्स एक्स पे परछाई, वाई एक्स पे परछाई और जेड एक्स पे परछाइयां, 3 परछाइयां हो गई। अब इसी चीज को लिखने के लिए क्या भाई इस ऐसे लिखना, ये तो लिख सकते हो आप बिल्कुल, क्यों नहीं। अब ये एक्स एक्स पे परछाई है तो इसको मैं बार बार ये बोलूं एक्स एक्स पे परछाई, एक्स एक्स पे परछाई, इससे अच्छा है कि मैं इसको कोई एक सिंबल दे दूं, एक नाम दे दूं। तो नाम दे दें आई कैप। आई कैप का मतलब ये परछाई जिसके साथ भी आई लिखा हुआ है, आई लगा हुआ है, उससे ऐसे पढ़ना है कि एक्स एक्स पर प्रक्षेप, जिसके साथ जे लगा हुआ है मतलब वाई एक्स पे प्रक्षेप, जिसके साथ के लगा हुआ है जेड एक्स पे प्रक्षेप। तो बस इसे ही लिखने का एक और तरीका हमने इजाद कर लिया कि भैया इसको ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप
प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारा वेक्टर कहलाता है, ऐसे लिखते हैं वेक्टर को। अब कोई लड़ाई नहीं, आराम से पढ़ा जा सकता है कि कोई P से Q को मिलाकर कोई वेक्टर बनाया गया, P को Q से मिलाकर एक वेक्टर बनाया गया, उस वेक्टर का x एक्स पर प्रक्षेप इतना है, y एक्स पर इतना है, z एक्स पर इतना है। इसकी जो परछाइयां है, x एक्स पर परछाई, y एक्स पर परछाई और z एक्स पर परछाई, जो अलग अलग तीन परछाइयां हैं वो ये है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे कि सदिशों के लिए ये चिन्ह लगाए जाते हैं और निर्देशांक के लिए गोल वाले ब्रैकेट जो आपके किनारे वाले होते हैं वो यूज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि दोनों के नंबरों में फर्क है। अगर एक P है, मान लो एक पॉइंट है A और उसके लिए हम 2 3 4 लिखते हैं तो इनका मतलब अलग होता है, और अगर हम किसी सदिश के लिए 2 3 4 लिखते हैं तो इसका मतलब अलग होता है। अगर यही चीज किसी सदिश के लिखी हुई है तो सदिश के लिए 2 3 4 अलग मतलब रखते हैं और किसी बिंदु के लिए 2 3 4 का मतलब अलग होता है। इसलिए हमने ब्रैकेट थोड़े से यूज अलग किए हैं ताकि कोई गलतफहमी में ना आ जाए। ये वाले ब्रैकेट बिंदु के लिए और ये वाले सदिश के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है। इस केस में तो ये है कि भाई ए कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अगर तुम पहुंचना चाहते हो तो पहले एक्स एक्स की तरफ 2 चलो, फिर वाई की तरफ 3 चलो, फिर जेड की तरफ 4 चलो, इससे तुम्हें बिंदु ए मिल जाएगा। लेकिन सदिश कहीं पहुंचने का नाम थोड़ी है, सदिश तो दिशा है। सदिश तो दिशा है, वो कोई जगह थोड़ी कि यहां पहुंच जाओ तुम्हें सदिश मिल जाएगा। ये तो दिशा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो दिशा है, ये वो दिशा है जो एक्स एक्स जिसकी एक्स एक्स पे परछाई 2 है, वाई एक्स पर जिसकी लंबाई 3 है, जेड एक्स पर जिसकी लंबाई 4 है। तो इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए दो प्रकार के ब्रैकेट यूज किए जाते हैं। सदिशों के लिए किसी बिंदु के लिए ये वाले ब्रैकेट और सदिशों के लिए ये वाले यूज करते हैं। और ज्यादातर किताबें क्या करती है कि ये वाले ब्रैकेट यूज नहीं करते, भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा तो एक काम करते हैं आई जे के यूज कर लेते हैं, तो वो आई जे के यूज करती है। अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो समझ रहे हो तो बात समझ रहे हो कि भाई दोनों में अंतर है। एक बिंदु है, एक दिशा है, रात दिन का अंतर है। एक बिंदु है, एक दिशा है। बिंदु का मतलब जहां पहुंचा जा सकता है, बिंदु का मतलब जगह, जगह मतलब पहुंचा जा सकता है। दिशा, अब मैं आपको कहूंगी उत्तर दिशा में पहुंच के बताओ, पहुंच सकते हो? उत्तर दिशा में चल सकते हो, पहुंच नहीं सकते। सोचो, बात समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर दिशा में पहुंच जाओ तो क्या आप उत्तर दिशा में पहुंच सकते हो? नहीं। आप उत्तर दिशा में चल सकते हो, पहुंच नहीं सकते। उत्तर दिशा कभी खत्म नहीं होती, चलते जाओ खत्म हो जाएगी उत्तर दिशा? नहीं। उत्तर दिशा में चला जा सकता है, पहुंचा नहीं जा सकता। बिंदु पे पहुंचा जा सकता है, चला नहीं जा सकता, है ना? समझे बात? ये बात तो बिंदु है उस जगह पे पहुंचाना, और सदिश है किसी दिशा को बताना। ठीक है, आ जाओ। आई जे के का लॉजिक अलग अलग रखना, अलग अलग रखना पुकारने के लिए। कोई जरूरी नहीं, मैंने पहले कहा आई जे के का कोई लॉजिक नहीं है, आप ये लगा लो, ये लगाओ। ज्यादातर किताबें जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो आई जे के नहीं लगाती, वो इनका इस्तेमाल करती है। बढ़िया परफेक्टली काम होता है, कोई जरूरी नहीं आई जे के का। आप ऐसे करिए, कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी आई जे के। लेकिन अगर बच्चे को ये लिखने में दिक्कत आती है, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो फिर उसके लिए आई जे के का कंसेप्ट बना दिया भैया अब इसको ऐसे पढ़ो, एक्स एक्स पर प्रक्षेप। आई लिखा हुआ है मतलब एक्स एक्स पर प्रक्षेप, किसी सदिश का एक्स एक्स पे प्रक्षेप इतना है, वाई एक्स पर इतना है और जेड एक्स पर इतना है। बस चलो, क्लियर हो गया, डन। ये काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब दो प्रकार के सदिश होते हैं, एक होता है स्थिति सदिश, एक होता है रेखा सदिश। स्थिति सदिश, रेखा सदिश, दोनों कंसेप्ट को समझिए। स्थिति सदिश, रेखा सदिश। स्थिति सदिश जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, स्थिति सदिश एवं रेखा सदिश। स्थिति सदिश एवं रेखा सदिश, पोजीशन वेक्टर, लाइन वेक्टर। एंड लाइन वेक्टर। क्या है ये मतलब? देखो, सदिश के बारे में, हाँ
ये ध्यान से देखना, ये बड़ा होता है किताबों में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ये बार बार ये नाम आएगा। किताब बोलेगी ये स्थिति सदिश है, किसी को बोलेगी रेखा सदिश है। तो ये स्थिति और रेखा सदिश क्या होता है? तो स्थिति सदिश क्या होता है कि जब भी सदिश बनाएंगे तो आपको दो बिंदु चाहिए होंगे। जब भी आप सदिश बनाएंगे आपको दो बिंदु चाहिए होंगे। तो कई बार क्या होता है कि स्थिति सदिश तब बनता है जब एक तो बिंदु हो, जो भी है, पी है, क्यू है, आर है, एक आप मूल बिंदु को काम में लो। अगर दूसरा बिंदु आप मूल बिंदु काम में ले रहे हैं, मूल बिंदु को एज ए बिंदु काम में ले रहे हैं, तो ओ पी बनेगा। मान लीजिए बिंदु पी है और ओ मूल बिंदु है, तो आपने ओ से पी मिला दिया। तो इस केस में अगर एक बिंदु, जब आपके सदिश के दो बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु हो, तो उस केस में स्थिति सदिश बोलते हैं। उस केस में स्थिति सदिश बोलते हैं। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी सदिश को बनाने के लिए, किसी भी सदिश को बनाने के लिए दो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने से ही तो दिशा बनती है। तो उन दो बिंदुओं में से अगर एक बिंदु मूल बिंदु है तो वह स्थिति सदिश कहलाता है। अगर दोनों ही बिंदु मूल बिंदु नहीं है, कोई और है, जैसे एक पी और एक क्यू अलग ही है, तो फिर रेखा सदिश। तो स्थिति सदिश हम तब कहते हैं जब एक बिंदु मूल बिंदु हो। एक बिंदु मूल बिंदु, जैसे ओ ए, ओ ए, एक ओ का इस्तेमाल हुआ मतलब मूल बिंदु का, एक ए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ पी, इनको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। अच्छा, क्यों बोला जाता है समझो, गहरा मायना, हर चीज में बहुत गहराई है, तो उस गहराई को थोड़ा पकड़ो ताकि ये चीजें फिर सवालों में आपको रिफ्लेक्ट होगी, सवाल बड़े प्रेम से समझ में आएंगे। तो एक बिंदु आपने ओ ले लिया, एक बिंदु आपने बिंदु ले लिया, एक कोई भी होगा और एक मूल बिंदु होगा, तो आपका जो भी सदिश बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक मान लो 2, 3, 4 है, इसको आपने मूल बिंदु से मिला दिया, ये OP बन गया। O मूल बिंदु है, 0, 0, 0। अब क्या होता है कि जब भी कोई स्थिति सदिश है, उसको स्थिति सदिश कहने के पीछे लॉजिक क्या होता है ना? इसका नाम स्थिति सदिश क्यों रखा गया? इसका लॉजिक ये है कि अब आप इसको सदिश बनाइए एक बार, इसका सदिश बनाइए। सदिश कैसे बनेगा? इसका एक्स एक्स पे प्रक्षेप, इसका वाई एक्स पे प्रक्षेप, इसका जेड एक्स पे प्रक्षेप। प्रक्षेप मतलब एक्स के निर्देशांक घटा दो, वाई के निर्देशांक घटा दो, जेड के निर्देशांक घटा दो, घटाने से जो नंबर बनेंगे उनको आप स्थिति सदिश, उनको आप सदिश बोलते हैं। यही होता है। तो ओपी सदिश क्या बनेगा? ओपी सदिश आपका आएगा 2 माइनस 0, 2, उसके साथ आप आई लगाएंगे, 2i प्लस 3 माइनस 0, 3 प्लस 4 माइनस 0, 4। ये आपका ओपी सदिश बन गया। अब एक गौर करके देखिए कि यही तो पी और यही ओपी है, यही पी और यही ओपी है। बोला इसका मतलब ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं। यही हुआ, क्यों? क्योंकि मूल बिंदु है। एक बिंदु आपका जब मूल बिंदु होता है, जब एक बिंदु आपका मूल बिंदु होता है, उस केस में क्या होता है, आपका बिंदु ही सदिश जैसा ही बनता है, क्योंकि वो 0, 0 हो गया। 0, 0 कोई चेंज करता नहीं है, 0, 0 घटेगा तो क्या फर्क डालेगा? कोई फर्क नहीं डालेगा। तो इस वजह से जो आपके पी के निर्देशांक है, एक्चुअली में वही प्रक्षेप भी हो जाते हैं। ये निर्देशांक, ये दूरियां भी हो गई, ये अपने आप परछाइयां भी हो गई, ये दूरियां भी हो गई, अपने आप में परछाइयां भी हो गई, ये दूरियां भी हो गई, अपने आप में परछाइयां भी हो गई। अब देखो ये परछाई क्या हुई, 2 माइनस 0, वाई एक्स पे परछाई 3 माइनस 0, जेड एक्स पे परछाई 4 माइनस 0। तो ये दूरियां भी हो गई, अपने आप में परछाइयां भी हो गई, क्योंकि एक बिंदु मूल बिंदु है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके बिंदु के निर्देशांक और आपका सदिश दोनों एक होता है। तो जब भी कोई कहता है कि स्थिति सदिश है, जब भी कोई कहे कि ये स्थिति सदिश है, तो समझ जाओ कि ये निर्देशांक भी है। तो ये फायदा हो जाता है कि जब कोई स्थिति सदिश होता है तो वो स्थिति सदिश भी है, अपने आप एक निर्देशांक भी है। तो आपको पी के निर्देशांक भी पता चल जाएंगे कि पी के निर्देशांक ये है। समझ बात समझो। मान लो अगर मैं कहता हूं कि ओ आर कोई सदिश है और वो है 4, 5i माइनस 3j प्लस 6k। अब इसमें से एक बिंदु, इसमें से एक बिंदु कौन है? ओ है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश। किसका? आर का।
ये आर का स्थिति सदिश कहलाएगा। अगर दो सदिशों में से एक सदिश मूल बिंदु है तो इसको पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। अच्छा, दूसरा फायदा क्या हुआ, इससे आपको आर के निर्देशांक भी मिल गए। आर के निर्देशांक क्या होंगे, 5 -3 6, 5 -3 और 6। ये लो, ये आर के निर्देशांक मिल गए। तो यही सदिश भी है, ये अपने आप में निर्देशांक भी है। तो जब स्थिति सदिश होता है तो ये फायदा होता है। जब स्थिति सदिश होता है तो आपको ये फायदा मिलता है कि जो सदिश है वही निर्देशांक भी है और जो निर्देशांक है वही सदिश भी है। डबल काम हो रहा है, डबल काम हो रहा है जब आपका स्थिति सदिश होता है। अब चलते हैं रेखा सदिश में। रेखा सदिश में ऐसा कोई फायदा हमें नहीं मिलता। रेखा सदिश, लाइन वेक्टर। अब यही चीज हम दोबारा लेते हैं। ये रहा कोई पॉइंट P, इसके निर्देशांक है 2 3 4। एक बिंदु आपका Q है जिसके निर्देशांक है 5 7 और 11। अब इनका जब आप सदिश बनाने जाएंगे, अब एक P है एक Q है, अब आपका सदिश बनेगा PQ बराबर 5 - 2 यानी 3 i कैप प्लस 7 - 3 4 j कैप प्लस 11 - 4 11 - 4 यानी 7 के। हेलो, अब सब मिक्स हो गया, अब सारा मिक्स हो गया। अब रेखा सदिश के केस में आपसे बताऊं कि पी के, अगर मैं आपको सदिश दूं पूछूं बताओ पी के निर्देशांक क्या थे, नहीं निकलेंगे। क्यू के निर्देशांक क्या थे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये घटने के बाद आए हैं, ये घटने के बाद आए हैं। तो जब स्थिति सदिश होता है उस केस में आपको ये फायदा मिलता है कि अब आपको पता है एक मूल बिंदु था, जो कि 0 0 रहा, 0 0 ने कोई फर्क डाला नहीं होगा, तो वो जो निर्देशांक है, वो जो सदिश है वही निर्देशांक है, जो निर्देशांक है वही सदिश है। तो ये काम कर जाता है, ये काम कर जाता है। लेकिन जब दोनों ही बिंदु, दोनों में से कोई भी मूल बिंदु ना हो, तो फिर उस केस में सिर्फ सदिश तो बन गया, लेकिन अब ये नहीं बता सकते कि P के निर्देशांक क्या रहे होंगे और Q के क्या रहे होंगे। अब आप P और Q के निर्देशांक नहीं बता सकते। क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि P क्या रहा होगा, Q क्या रहा होगा? क्योंकि ये चीज बहुत से नंबरों को घटा के निकाली जा सकती है, अलग अलग नंबरों को घटा के। अगर ये नंबर 7 होता और ये नंबर 4 होता तो 7 और 4 भी 3 ही आता। तो बहुत से तरीकों से ये नंबर बन सकता है। तो ये नहीं बता सकते कि P क्या रहा, Q क्या रहा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है रेखा सदिश की दिक्कत। रेखा सदिश के केस में आप उससे निर्देशांक बाहर नहीं निकाल सकते। स्थिति सदिश के केस में वो निर्देशांक भी है, वो सदिश भी है, तो आपका ड्यूल काम वो करता है। यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात गले उतर गई, यहां तक सब ठीक हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला काम शुरू करते हैं। अगला है दिशा और परिमाण। दिशा और परिमाण, किसी सदिश में, किसी वेक्टर में, कोई भी वेक्टर होता है। अब हमें दो चीजों का इंटरेस्ट लेना है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, एक चीज हम पीछे मुड़ के देखें, हम सोच रहे थे, हम खुश हो रहे थे कि ये सिर्फ दिशा का नंबर बता रहा है, तो ये सिर्फ दिशा का नंबर नहीं बता रहा। अगर इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर किसी भी, जो भी हमने डायग्राम बनाया, अगर हम इसे देखें तो इससे बीच की दूरी भी निकाली जा सकती है। ये जो लंबाई है ना PQ, ये भी निकाली जा सकती है, क्योंकि ये देखो पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं लगा दूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं मैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? लंब का स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो पी क्यू की लंबाई अगर मुझे निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं ये भी निकाल सकता हूं, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये देखो, ये तो दूरी भी आ गई, ये तो दूरी भी आ रही है। अरे वाह, इसका मतलब सदिश हमारे लिए डबल काम कर रहा है। सदिश हमें दिशा के नंबर भी दे रहा है और लंबाई भी बताता है, वही नंबर हमें लंबाई भी बताते हैं। ये तो अच्छी चीज है।
गौर करने वाली बात है, दोबारा से बोलता हूँ, ये तो हमारे लिए डबल काम कर रहा है यार, ये तो हमारे लिए डबल काम कर रहा है। ये दिशा के नंबर भी हो गए, है ना। अगर हमसे पूछे कि पी क्यू की दिशा के नंबर बताइए, तो नंबर हो गए ये रे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, प्लस अगर हमें दूरी निकालनी है, अगर हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है कि दूरी कितनी है, लेंथ कितनी है, तो ये रहा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अगर त्रिविमी है तो एक z2 माइनस z1 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए, तो दूरी भी निकल जाएगी। इसका मतलब डबल। आ जाओ, अगर मुझसे पूछे कि हमें पी क्यू की लंबाई चाहिए, हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें सदिश नहीं चाहिए, हमें लंबाई चाहिए, तो ये लो लंबाई चाहिए तो लंबाई भी मिल जाएगी। ये रही पी क्यू अंडर रूट, ये x2 माइनस x1 आया था, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये लो दूरी भी आ गई। लंबाई चाहिए तो लंबाई ले लो, 49 माइनस 25 74। ये लो, आपको लंबाई चाहिए तो लंबाई भी ले लो। इसका मतलब हो गया कि फिर तो ये तो डबल काम कर रहा है। ये आपको अगर दिशा के नंबर चाहिए तो दिशा के नंबर ले लो, लंबाई चाहिए लंबाई ले लो, यही नंबर आपको लंबाई भी बता देंगे। यही नंबर ड्यूल नेचर हो गया, डबल काम कर रहे हैं। लंबाई चाहिए तो आप इनसे लंबाई निकलवा सकते हैं कि भैया मुझे लंबाई चाहिए, ले लो। अगर आपको दिशा के नंबर चाहिए तो ये ले लो 3 4 5, ये दिशा के नंबर हो जाएंगे। डबल काम हो गया यार, तो शानदार काम हो गया, ये तो शानदार काम हो गया। क्लियर है ये बात? बस बढ़ते हैं आगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई तो मजा हो गया। इसका मतलब हर सदिश अपने अंदर दो इंफॉर्मेशन कवर करता है, हर सदिश अपने अंदर दो इंफॉर्मेशन कवर करता है। आप उससे दिशा भी पूछ सकते हैं, अगर आप दिशा में इंटरेस्टेड है तो आप उनसे दिशा भी पूछ सकते हैं, वो आपको दिशा भी बता देगा। और अगर आप मात्रा जानना चाहते हैं, बोले नहीं मुझे दिशा नहीं चाहिए, मुझे मात्रा चाहिए, जिसको हम कहते हैं परिमाण या लंबाई। अगर आप मैग्नीट्यूड चाहते हैं, परिमाण चाहते हैं, लंबाई चाहते हैं, तो वो आपको लंबाई भी बता देगा। मैग्नीट्यूड यानी लंबाई, भैया मुझे लंबाई चाहिए तो लंबाई ले लो, दिशा चाहिए तो दिशा ले लो, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन ले लो। क्या कहते हो, ये सही है? ये बात सही है? दिशा दिशा, इतना यहां तक समझिए बात। देखो गहरा है मामला, इतना आसान नहीं है। ये शुरुआत की परेशानी है, एक बार शुरुआत की परेशानी ढंग से सेट हो जाएगी, एक बार आपको ये देखो, ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें कभी आपने नहीं पढ़ी है। आपने सीधा आई जे के से शुरू किया है, सीधा डॉट गुणा किया है, क्रॉस गुणा किया है, उत्तर निकाला है, इसीलिए आज तक सदिश आपका वहीं अटका पड़ा है। आज 15 साल हो गए होंगे, सदिश वहीं फंसा पड़ा है, कभी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जो भी आज मैंने पढ़ाया, शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा कि ये होता है। अब तक आप लोगों के लिए सदिश की परिभाषा ये थी कि सदिश वो राशियां हैं, पहली लाइन यहीं से शुरू होती है, सदिश वे राशियां हैं जिनमें दिशा होती है और परिमाण होता है, बस बात खत्म। इसके साथ सदिश की परिभाषा खत्म। आई जे के बनाया, डॉट गुणा किया, क्रॉस गुणा किया, उत्तर मिलाया और बाहर निकल गए, है ना। जबकि इतना छोटा नहीं है, बहुत गहरा है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो वो सारी चीजें अगर हम पहले अनलॉक कर लें, पहले उन्हें समझ लें, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो हर सदिश के अंदर दो चीजें होती है, एक उसकी दिशा, एक उसका परिमाण। दिशा और परिमाण, ठीक है। परिमाण कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई सदिश पी क्यू, अगर ये आपका है एक्स आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका परिमाण निकालने का तरीका बता ही दिया। परिमाण को आप सीधा खाली पी क्यू बोल दीजिए। खाली पी क्यू बोलोगे इसका मतलब आप लंबाई चाहते हैं, खाली पी क्यू बोलेंगे इसका मतलब आप लंबाई चाहते हैं। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू सदिश लिख के दो लाइनें खींच दीजिए। दो लाइनें, ये लिखने का तरीका है, लिखने के तरीके तो 50 हो सकते हैं, आइडिया एक है, भैया मुझे लंबाई चाहिए। इस नीचे वाली बात का एक ही मतलब है कि भैया मुझे लंबाई चाहिए। अगर मैं पी से चलना शुरू करूं तो मैं क्यू तक कितनी दूरी मुझे तय करनी पड़ेगी। मुझे मतलब नहीं है कौन सी दिशा में चलवा रहे हो, मुझे तो मात्रा बताओ कितना चलना पड़ेगा, मेरे पैरों को कितना चलना पड़ेगा। तो आपके पैरों को कितना चलना पड़ेगा, इसे पी क्यू कहते हैं। ये तो बताता है किधर चलना पड़ेगा।
ये बताता है कितना चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा वो इससे निकलेगा। तो ये हुई बात। अब आ जाते हैं अगले मुद्दे के ऊपर। सदिश दिशा का क्या करेंगे, क्या दिशा बना तो रहे हैं, करेंगे क्या? लंबाई से काम चलता है ना, लंबाई 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, दिशा की जरूरत क्या है? बात कायदे की, बड़ी शानी बात। अब आ जाओ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जरूरी क्वेश्चन, दिशा की क्या जरूरत है? एक सार्वभौमिक सवाल, दिशा की जरूरत क्या है? सही बात है, बोला जोड़ना ही तो है, नॉर्मल जोड़ लो, 2 + 3 5 होते हैं, 5 + 2 7 होते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो आपको हिला के रखेंगी। आ जाओ समझाता हूं। ये रहा एक पत्थर जिसको 2 आदमी खींच रहे हैं। ये एक पत्थर है, इसको 2 आदमी खींच रहे हैं। पहला आदमी थोड़ा पतला है तो 2 न्यूटन बल से वो इसको खींच रहा है। एक दूसरा बंदा इसके साथ आ जाता है हाथ से हाथ मिलाने के लिए कि चल मैं भी खींचने में तेरी मदद कर देता हूं। वो एक और आ गया और वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, उसने 5 न्यूटन का बल लगाया, एक ने 2 न्यूटन लगाया, एक ने 5 न्यूटन लगाया। देन और वो आधा घंटे तक या 10 मिनट या 5 मिनट जो भी आप लेना चाहो, 1 मिनट का एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। 1 मिनट में उन्होंने खींचा इसको और खींचकर इस वस्तु को x दूरी पे पहुंचा दिया। खींचा और खींचकर दोनों लगे, 2 भाई थे, दो, एक वजन पड़ा था, उस वजन को एक 2 न्यूटन से खींच रहा था, एक 5 न्यूटन से खींच रहा था, दोनों ने खींचकर इसको 1 मिनट तक खींचा और x दूरी तक खींचकर छोड़ दिया। बात खत्म। फिर यही प्रोसेस हमने दोबारा दोहराया, एक बार फिर तैयार किया, दोबारा यही पत्थर लगाया और वही जो भैया पहले खींच रहा था उसको दोबारा खींचने दिया कि भैया खींच, तू लगा रहा है। 2 न्यूटन से वो दोबारा खींच रहा था। इतने में जो दूसरा भैया आया मदद करने के लिए, उसे हमने कहा कि यार इधर से मत खींच, एक काम कर, यूं खींच, रस्सी यूं बांध के दे दी कि ले ऐसे खींच, ऐसे ऊपर से खींच, ऐसे उतने बल से खींचना है, लेकिन अब यूं खींचना है, ऐसे नहीं खींचना, अब आपको यूं खींचना है, अब खींच। और फिर दोबारा से वही सवाल उठा दिया कि भाई 1 मिनट तक खींचना है, 1 मिनट तक इसको खींचना है। इस बार जो उन्होंने 1 मिनट तक खींचा तो इन्होंने y दूरी तय की। अब अपने लॉजिक लगाइए और अपना दिमाग बताइए सोच के कि एक बार उन्होंने ऐसे खींचा, इधर ही 2 खींच रहा था, इधर ही 5 खींच रहा था। एक बार सेम केस में इधर 2 खींच रहा था और इधर 5, जो रस्सी थी, रस्सी को कोण पे, किसी एक कोण पे मान ली 30 डिग्री का कोण बना के फिर खींच रहे, 2 तो वैसे ही खींच रहे, 5 ऐसे खींच रहे। अब भी 1 मिनट तक खींचा और y दूरी तय की। क्या x और y बराबर है? क्या x और y बराबर होंगे? क्या तय की गई दूरी बराबर होगी? क्या तय की गई दूरी बराबर होगी? ठीक है, बढ़िया, शाबाश। देखो खुद ही आपने आपको जवाब खुद से ही मिल जाएगा, आपके जवाब आपके पास ही हैं। गौर करो, अब जो आपने सीखा, हाँ पहले आप अपने उत्तर दे दीजिए फिर मैं समझा दूं। बिल्कुल लॉजिक लगाया मैंने अभी गणित नहीं लगाई है, मैंने कोई गणित नहीं लगाई, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सदिश कितने जरूरी हो जाते हैं। ये हो गया। अब इस केस में सब ये बात तो आप कंफर्म है कि x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से, मतलब इस केस में ये ज्यादा दूर तक खींच पाएंगे, इस केस में ये कम दूर तक खींच पाएंगे। मुझे अब इन दोनों में एक चीज बताइए, इन दोनों में एक चीज बताइए, क्या मात्रा अलग अलग लग रही थी? यहाँ पे भी तो मात्रा 7 ही लग रही है, 2 और 5 7, यहाँ पे भी तो 2 और 5 7 है, उधर भी 2 और 5 7 है, इधर भी 2 और 5 7 है, तो गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ कहां हुई? यहाँ पे भी तो 2 और 5 7 है, यहाँ पे भी 2 और 5 7 है, गड़बड़ कहां हुई भैया? गड़बड़ कहां है? देखो 2, ये रहा 2, ये रहा 5, कितना हुआ 7,
ये रहा 2 और ये रहा 5, 7, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? अच्छा 1 मिनट पहले भी दिया था, 1 मिनट अभी भी दिया है, पहले भी 1 मिनट दिया था, अभी भी 1 मिनट दिया है, पहले भी 2 और 5 थे, अभी भी 2 और 5 है। अब आप कह रहे हो कि कम दूरी आएगी, पिछली बार ज्यादा दूरी आएगी, इस बार कम आएगी, तो भाई हमने कोई बेईमानी थोड़ी की है। हमने क्या बेईमानी किया? 2 और 5 लगाया, पिछली बार भी 2 और 5 लगाया था, इस बार भी 2 और 5 लगाया, कोई मात्रा में अंतर नहीं दिया, समय में अंतर नहीं किया, वजन जितना था वो भी सेम है, सेम वजन को खींच रहे हैं, तो गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ कहां हो रही है? चलो फिर दूसरा एक क्वेश्चन और पूछता हूं इसके साथ ही, एक सवाल का, इसी सवाल के जवाब दो। इस केस में गौर करना, इस केस में केस 1 के अंदर 2 + 5 कितना होगा, और इस केस में 2 + 5 कितना होगा? अब इन दोनों का उत्तर और दे दो। यहां पे भी 2 और 5 लगाए, यहां पे भी 2 और 5 लगाए, यहां 2 और 5 का जोड़ कितना होगा, यहां कितना होगा? ऊपर वाले में कितना होगा, नीचे वाले में कितना होगा? ऊपर वाले में कितना होगा 2 और 5 का जोड़? अब गौर करोगे कि आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही है, जोड़ने में दिक्कत आ रही है। जब मैं ऊपर वाले में पूछूंगा तो आप झटके से कहेंगे 7, कह रहे हैं, यही कह रहे हैं 7, लेकिन यहां पे 7 क्यों नहीं बोल रहे हो? कि यहां 2 और 5 बदल गए, यहां 2 और 5 कैसे बदल गए? रामकरण कह रहा है 7 से कम, तो 2 और 5 7 से कम कैसे हो गए भाई? कहां पढ़ा आपने? कौन सी क्लास में पढ़ा कि 2 और 5 का जोड़ 7 से कम होता है? कौन सी क्लास में आपने पढ़ा कि 2 और 5 का जोड़ 7 से कम होता है? क्या कर रहे हो यार, गड़बड़ कर रहे हो आप तो, पूरी पूरी गणित 10वीं तक की गणित को खराब कर रहे हो आप लोग। 10वीं तक आपने पढ़ा है कि 2 और 5 तो 7 होते हैं, और आज आप 7 बोलने से घबरा रहे हो। आज आप 7 क्यों नहीं बोल रहे हो? 2 और 5 तो 7 ही होते हैं ना, तो आज 7 बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? आज क्यों नहीं आ रहा? आज 2 और 5 7 क्यों नहीं आ रहा? तो ये है बेटा, इसका मतलब कुछ और है, कुछ ऐसा है जिसको टैकल करना पड़ेगा। हर बार 2 और 5 7 नहीं होते, हर बार 2 और 5 7 नहीं होते, हर बार 2 और 5 7 नहीं होते। हाँ 2 और 5 7 होते हैं, लेकिन स्पेशल केस में 2 और 5 7 होते हैं, हर बार 2 और 5 7 नहीं होते। इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसको समझना पड़ेगा, तभी 2 और 5 का जोड़ पता चलेगा। अगर 2 और 5 को समझोगे नहीं कि ये 2 कौन है और 5 कौन है, तब तक आप 2 और 5 को नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब कुछ गायब है, कुछ मिसिंग है। ये मिसिंग क्या है? दिशा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको 2 + 5 = 7 नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनमें 2 + 5 = 7 नहीं होता। उनका 2 + 5 कितना भी हो सकता है, और वो कितना हो सकता है, इसे एक चीज तय करती है, वो है दिशा। दिशा बताएगी कि आज 2 और 5 कितने होने वाले हैं। दिशा बताएगी कि आज 2 और 5 कितने होने वाले हैं। आज की तारीख में 2 और 5 कितने होंगे? समझी बात समझे? नहीं समझे तो चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 4, ये 3। एक दूसरा एग्जांपल, नहीं समझे तो अब समझ लो। केस 1 केस 2, यहां पे अब अगर मैं यहां पूछूं कि 4 और 3 का जोड़ कितना होगा, और यहां पूछूं कि 4 और 3 का जोड़ कितना होगा, इस केस में कितना आएगा, इस केस में कितना आएगा? एक। इस केस में 7। तो क्या है ऐसा जो 4 और 3 को कभी तो 1 बना रहा है और कभी 7 बना रहा है? कौन है ऐसा? कौन है वो भाई
जो 4 और 3 को कभी 7 बना रहा है और कभी 1 बना रहा है? अजीब नहीं? कुछ तो है, वरना 4 और 3 तो 7 होते हैं। बचपन से आपकी 10वीं क्लास तक की जो पढ़ाई है वो साफ कहती है कि 4 और 3 तो 7 होते हैं, लेकिन आज आपके 4 और 3 7 नहीं हो रहे। आज 4 और 3 7 क्यों नहीं हो रहे? क्या गड़बड़ है? मतलब कुछ है, कुछ ऐसा है जिसको शामिल किए बिना 4 और 3 को जोड़ा नहीं जा सकता, और उसको शामिल करेंगे तभी 4 और 3 का जोड़ हो पाएगा। हो सकता है 4 और 3 घटे, जैसे यहाँ घट रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो यही वो महत्व है दिशा। कई चीजें ऐसी है जिनको बिना दिशा के आप जोड़ या घटा नहीं सकते। दिशा बताएगी कि 4 एक्चुअल में 4 है या नहीं है। देखो यही बात, यही चीज दिशा बताएगी कि एक्चुअल में 4 कितना है। अजीब बात, सच 4 कितना है ये दिशा बताएगी। अब बात तो समझाता हूं। दिशा हर चीज में कितना फर्क डालती है। दिशा किसी चीज में कितना फर्क डालती है। ये लो कोई मीटर है, डिजिटल मीटर जो वजन नापता है, डिजिटल मीटर है जो कि वजन नापता है। ये स्प्रिंग लगा हुआ है और यहां पर मैंने एक 100 किलो का वजन लटका दिया। जैसे ही मैं यहां पर 100 किलो का वजन लटकाऊंगा, मीटर मुझे 100 बताएगा बोला हाँ 100 बताएगा। अब ध्यान से सुनना और खुद ही जवाब देना, खुद से ही समझ जाओगे। ये रहा। अब मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को हिला के छोड़ दिया। इस केस में वजन कितना होगा? इस केस में ऊपर मीटर में रीडिंग बताना, मीटर में रीडिंग बताना। ये तीसरा केस। क्या हर केस में मीटर 100 ही दिखाएगा? क्या हर केस में मीटर 100 ही दिखाएगा? क्या मीटर तीनों ही केस में, केस 1, केस 2, केस 3 में 100 ही दिखाएगा? अगर मैं इसे हिला के छोड़ दूं, क्या मीटर 100 ही दिखाता रहेगा? और अगर 100 नहीं दिखाएगा तो क्या मैंने वजन कम किया? क्या मैंने वजन कम किया? क्या मैंने 100 किलोग्राम वजन में से कुछ चुराया? नहीं, कुछ भी नहीं चुराया। क्या मैंने स्प्रिंग चेंज की? क्या मैंने मीटर चेंज किया? किसी प्रकार की कोई और चीज मैंने की? नहीं, मैंने सिर्फ दिशा चेंज की है। मैंने सिर्फ दिशा चेंज की है। मैंने सिर्फ दिशा चेंज की है। इसका मतलब है कि 100 जो है वो कोई 100 नहीं है। कई चीजें ऐसी है जो दिशा तय करती है कि वो कितना है। अब इस केस में आप देखेंगे 100 है, लेकिन इस दिशा में 100 है। जब तक इस दिशा में है 100 रहेगा, और जैसे आप इसको हिलाना शुरू करेंगे इस दिशा में आते आते ये 0 हो जाएगा। हो गया? सोचो दिशा का इंपैक्ट कितना खतरनाक पड़ता है। कोई चीज गायब हो जाती है, मात्रा ही गायब हो जाती है। मात्रा ही गायब हो गई, मात्रा गायब हो गई। 100 किलोग्राम वजन गायब हो गया। और बीच में आएंगे तो आप देखेंगे, मान लेते हैं एग्जांपल, ये यहाँ 80 आया, यहाँ 50 आया, देखो आधा वजन गायब हो गया। तो ये है वो चीज। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अलग अलग दिशा में अलग अलग मात्राएं देती है। होती वही है लेकिन मात्रा चेंज हो जाती है। किसी और दिशा में ले जाओगे उसकी मात्रा कुछ और हो जाएगी, क्योंकि वो सदिश राशि है। सदिश राशियों के साथ दिक्कत ये होती है कि इनकी मात्रा फिक्स नहीं होती। इनकी मात्रा हर दिशा में अलग अलग होती है। इस दिशा में 100 है, किसी और दिशा में कुछ होगी, किसी और दिशा में कुछ होगी, किसी और दिशा में कुछ होगी। तो अलग अलग दिशा में जाने पर इनकी मात्रा अलग अलग हो जाती है। अलग अलग दिशा में इनकी मात्रा अलग अलग होती है। तो अगर इनकी दिशा को ना पढ़े साथ में तो आप इनको पढ़ ही नहीं सकते। बिना दिशा को पढ़े इनको नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए सदिश जरूरी है। अगर आपने सदिश नहीं पढ़ा तो आप इन चीजों को समझ ही नहीं सकते। बात समझ में आई? आ जाओ, ये है दिशा का महत्व। तो दिशा क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको दिशा के बिना नहीं समझा जा सकता। अब इसमें क्या दिक्कत है, आ जाओ उसमें समझाता हूं। इसमें ये दिक्कत है कि 5 5 है, लेकिन 5 इस दिशा में 5 है।
5 इस दिशा में 5 है, 2 इस दिशा में 2 है, लेकिन अगर आप 2 और 5 को जोड़ना चाहते हैं तो या तो आपको 5 को 2 की दिशा में लाना पड़ेगा या 2 को 5 की दिशा में ले जाना पड़ेगा। दोनों को पहले एक दिशा में लाना पड़ेगा। तो जैसे आप एक दिशा में लाएंगे तो 5 इधर आके 5 नहीं रहेगा। हो सकता है 5 को इधर लाने पर वो 4 बन जाए, 3 बन जाए, 2 बन जाए। 5 है लेकिन 5 केवल इस दिशा में 5 है। अगर आप इधर जोड़ना चाहते हैं, इसके साथ जुड़वाना चाहते हैं तो 5 को इधर लाना पड़ेगा। 5 को इधर लाओगे तो 5 अपनी दिशा में ही 5 होता है, 100 अपनी दिशा में ही 100 था, किसी और दिशा में ले जाते वो कम हो जाएगा। तो 5 कम होते होते हो सकता है 3 हो जाए। तो 5 ना रह के क्या रहेगा 3, और इस साइड जोड़ कितना हो जाएगा 2 और 3 5। तो इस केस में 2 और 5 का जोड़ आएगा 5। ये फर्क पड़ता है। तो कोई भी चीज अगर 5 है तो याद रखिए 5 वो केवल इस दिशा में 5 है, अपनी दिशा में 5 है। अगर आपने इसको किसी भी और दिशा में निकाला तो इसकी मात्रा में अंतर आ जाएगा। आप इधर लाए हो सकता है 4 हो जाएगा, आप इधर निकाल रहे हैं 3 हो गया, कोई और दिशा में जा रहे हैं इसका मान चेंज हो जाएगा। क्योंकि सदिश राशियां वे होती है जिनका मान दिशा पे निर्भर करता है। अब आ जाओ मेन परिभाषा पे। सदिश राशियां वे राशियां जिनका परिमाण होता है दिशा होती है, जिनका परिमाण दिशा पे निर्भर करता है, यानी उनकी मात्रा बिना दिशा के कोई मतलब नहीं रखती। उनकी मात्रा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मात्रा बताई थी लेकिन कोई मात्रा काम नहीं हुई, आपकी मात्रा कोई काम नहीं आई, आप 2 और 5 को नहीं जोड़ पाए, आप 2 और 5 को नहीं जोड़ पाए। क्यों? क्योंकि बिना दिशा के इनको जोड़ा नहीं जा सकता। तो वे सदिश राशियां वे राशियां जिनको दिशा की जानकारी के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिनमें मात्रा के साथ साथ दिशा का भी महत्व होता है। खाली मात्रा से काम नहीं चलता कि मात्रा मिला दी काम हो गया, नहीं, मात्रा प्लस दिशा। वरना 2 और 5 को लिए बैठे रहो, जोड़ नहीं पाओगे। 2 और 5 जेब में डाले बैठे रहो, जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे तो उसी दिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि दिशा क्या है, ये 5 किधर जा रहा है, 2 किधर जा रहा है। जब तक आपको 2 और 5 पता नहीं चलेंगे तब तक आप उन्हें जोड़ ही नहीं सकते। ये है सदिश राशियां। भाई बात समझे? कमाल की बात है, ठीक है, बात समझ आएगी। चलो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर का आइडिया अब आप लोग इस लेक्चर को 2-3 बार जरूर देखिएगा। इस लेक्चर को टाइम मिले 1-2 बार इसको ना रिवीज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मेन आइडिया इसको पकड़ना जरूरी है कि सदिश होता क्या है। ये समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आसान मजा आने लग जाता है, पढ़ाई का आनंद भी बदल जाता है। क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वरना IJK के रट्टे पड़े बैठे थे। पूरी क्लास में मैंने मुश्किल से 1-2 बार IJK का इस्तेमाल किया है, बाकी मैंने मूल धारणा आपको समझाई है कि सदिश क्यों जरूरी है, क्यों सदिशों को फिजिक्स पढ़ती है, केमिस्ट्री पढ़ती है, मैथ्स पढ़ती है और ब्रांचेस पढ़ती है, क्योंकि ये जरूरी चीज है। इसको शामिल किए बिना आप किसी चीज को पढ़ नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको इसके बिना नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, वैल्यू नहीं बढ़ सकती, वैल्यू अपनी दिशा में ही सबसे बड़ी होती है। हर किसी सदिश की अपनी दिशा में ही मैक्सिमम होती है, बाकी हर दिशा में उसकी मात्रा में कमी ही आती है।